नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब देखिए 22 जिलों की 22 खबरें। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले बताएं कि आखिर तीनों कृषि कानूनों में क्या खामी है। लगातार लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ। मेरा कल भी एक गांव के अंदर प्रोग्राम था। मैं लगातार लोगों के बीच में जाता हूँ। मेरा एक ही प्रश्न होता है और उस प्रश्न का मुझे जवाब नहीं मिला कि ये कृषि कानूनों को जो गलत बता रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसे कानून में क्या कमी है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ जो आंदोलनकारी आंदोलन संगठन है उनको बताना चाहिए कि आप इसको ये बदलाव कर दिए। केवल एक आशंका के आधार पर जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, एक आशंका मुस्लिम बंधुओं के अंदर फैला दी गई। अगर ये कानून लागू हो गया तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। और मैं कल भी एक मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े प्रोग्राम में था। मैंने उनसे पूछा कि सीए लागू हुए इतना वर्ष हो गए, आप बताइए कि कौन सा एक मुसलमान हिंदुस्तान से निकाला गया। भ्रमित करके कितने दिन शाहीन बाग में धरना चला दिया। आज किसानों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि ये कृषि कानून लागू होंगे तो आपकी जमीन आपके हाथ से छीन जाएगी। इस तरह से भ्रमित करके झूठ बोल के ज़्यादा लंबा नहीं चला जा सकता। और जो इस किसान आंदोलन के अगुवा बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, आज उनसे पूछो कि अभी वहाँ पर पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन प्रत्याशियों को उन्होंने सपोर्ट किया उनको पूछो कि उनके अपने गांव में उसको कितने वोट मिले हैं। वहाँ बीजेपी थंडर मेजोरिटी से आई। और आज आगे भी जब भी कभी चुनाव होगा आप देखना भारतीय जनता पार्टी 100% और जनता इसको जवाब देगी आने वाले समय में। सोनीपत में डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की, जहां उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से प्रेरित वार्ता को भी साझा किया और उन्होंने 2 साल पहले शुरू हुई यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर खुशी जाहिर की। अध्यापक देश व समाज के ऐसे शिल्पकार है जो राष्ट्र के भविष्य के कर्मधार बच्चों को तराशने की कार्य करते हैं। शिक्षक एक मजबूत राष्ट्र के लिए फव्वारे के रूप में काम करता है जो अपना ज्ञान चारों ओर फैलाता है। जैसे कि विदित है यह विश्वविद्यालय अपने निबोधित चरण में है, लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। वहीं फरीदाबाद नगर निगम कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से परेशान होकर नगर निगम कमिश्नर के निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य मांगों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें कुछ दिखाते हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर के निवास स्थान का है, जहां पर नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से परेशान होकर उनके निवास का घेराव किया। इसके अलावा उन्होंने नारे लगाते हुए निगम पर अन्य मांगों को पूरा न करने का भी आरोप लगाया है। – 2008 बैच के IAS अधिकारी RS ढिल्लों ने भिवानी के नए DC का कार्यभार संभाल लिया। RS ढिल्लों को पहली बार DC के रूप में पोस्टिंग मिली है। नए DC RS ढिल्लों से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। प्रशासनिक अधिकारी खासतौर पर किसी भी जिले के DM को सरकारी सेवाओं की रीढ़ माना जाता है। किस तरह की योजनाएं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, किस तरह की नई योजनाएं धरातल पर लेकर आनी है, वो तमाम चीज़ें जिले का DM देखता है। और 2008 बैच के प्रशासनिक अधिकारी IAS अधिकारी रिपुदमन सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ हैं। भिवानी के नए DC के रूप में न केवल कार्यभार संभाला है बल्कि किसी भी जिले के जिलाधीश के रूप में पहली बार पोस्टिंग जो है ली है। किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, किस तरह से धरातल पर योजनाओं को, सरकारी योजनाओं की अगर बात की जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू सो वेरी मच। क्या कहेंगे सर, अगर प्राथमिकताओं की बात कहें तो किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी बतौर DM यहाँ रहने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो हमारा बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं
जैसे रोड की हमारी थोड़ा सा मैंने देखा कंडीशंस, पानी की सप्लाई, उसको हम मेरी वो प्रायोरिटी लिस्ट पर होगा कि मैं ये हमारे जो भिवानी के रेजिडेंट्स हैं उनको मैं कोशिश करके ये पूरी तरह दे सकूं। और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो और टाइम बाउंड हो, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और हमारे जो भी सीएम अनाउंसमेंट्स हैं या मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीशन पूरे टाइम पर हो जाए। और दूसरी हमारी जो भी ग्रीवेंसेस आती हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर इसको पूरा किया जाए और लोगों की जिस करके लोगों की सहायता की जाए अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। मामूली बारिश के बाद भिवानी, जिसको मिनी क्यूबा, छोटी काशी भी कहते हैं सर, जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। तालाब में जो है सड़कें तब्दील दिखाई देती हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद भी है नए डीएम से कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सुचारू की जानी चाहिए। उसके लिए आपको नहीं लगता कि वृहद तौर पर जो है, विस्तृत तौर पर जो है योजनाएं बनानी पड़ेंगी, पूरा खाका तैयार करके उसके बाद इस तरह की जो समस्याएं उनसे निजात दिलवाने का काम नए डीएम करेंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने वीरवार को मीटिंग रखी है सारे डिपार्टमेंट्स के, जो मेजर डिपार्टमेंट हैं, जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, उनसे बात करके जो जो कार्य या जो जो पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी वो बना के और कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल इसको टाइम बाउंड मैनर में किया जाए। और जिस हिसाब से आपने पानी की किल्लत की बात की है कि पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, हो सकता है सीवेज का पानी भी मिलता हो। हाँ, तो वो सारा कैसे करना है, क्या स्कीम्स बनाई जाएं, क्या पॉलिसीज़ लेके जाएं, क्या इम्प्लीमेंटेशन पे किया जाए, वो मेरा पूरा प्रयास है और मैं सुनिश्चित भी करूँगा कि ये जल्दी हो। उत्तर भारत में कपास की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर सुबह देश भर के वैज्ञानिक सिरसा के कोर्ट कॉलोनी स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में एकत्रित हुए। यहां उत्पादकता विषय पर चर्चा की गई और नरमा कपास की अलग अलग किस्मों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CCS HAU हिसार के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने की। कार्यक्रम के दौरान कॉटन में आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, खड़ी फसल में बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में किसानों को जागरूक भी किया गया ताकि उत्पादन बढ़े और लागत कम आए। साथ ही रसायनों के अनावश्यक इस्तेमाल और जरूरत के अनुसार खाद डालने को लेकर प्रेरित किया गया। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने को लेकर भी कार्यक्रम के दौरान किसानों को प्रेरित किया गया। वहीं राजस्थान के जयपुर में आयोजित फिट इंडिया प्रतियोगिता में पलवल जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के 8 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सभी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन की ओर से फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर विजेता छात्रों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विजेता छात्रों के कोच अजय कुमार ने बताया कि ये प्रतियोगिता यूथ गेम्स डेवलपमेंट फेडरेशन की तरफ से जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में 4 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित कराई गई थी, जिसमें जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के छात्र विवेक ने अंडर 19 बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल, मोहित ने अंडर 19 3 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड, विवेक ने अंडर की 400 मीटर में दौड़ में गोल्ड मेडल और यशविंद्र ने अंडर 12 में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल और जनरल सिंह ने अंडर 19 की 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल। साथ ही पंकज ने अंडर 17 की 300 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल, ध्रुव ने अंडर 17 की 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज और अजय ने अंडर 14 की 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। रोहतक के गड़ी बोहर में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए PGMS में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गड़ी बोहर के जुग्गी बस्ती में हबीउल्लाह के
परिवार की महिलाएं देर रात खाना बना रही थी और इसी दौरान सिलेंडर से गैस लीक हो गई, जिससे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। जब तक परिवार के लोग आग पर काबू पाते, सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में हबीदुल्ला 25 वर्षीय, हाफिजा 23 वर्षीय, मरजाना 2 साल की, रुखिया और 2 साल की उमर 5 वर्षीय खतीजा और 2 माह की बच्ची नजमा गंभीर रूप से झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए पीजीआई में रेफर किया। यमुनानगर में तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते शहर की अधिकांश सड़कों ने नहरों और नालों का रूप ले लिया। बारिश इतनी तेजी से आई कि पानी लोगों के घरों में घुस गया। यमुनानगर में आज मंगलवार की शुरुआत तेज बारिश व आंधी के साथ हुई। जैसे लोगों ने आंखें खोली तो देखा कि बड़ी तेज बरसात आ रही है और आम इलाके जितने भी थे वहाँ पानी भर चुका था। लोगों के घरों तक पानी घुस गया था। लोगों का यह आरोप है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी पोल खुली है, उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया। जो इंजीनियरिंग है, जो नाले हैं प्रॉपर से एसटीपी के साथ नहीं जोड़े गए, जिसकी वजह जो पानी है उनके घरों तक आ गया और वो घर में कैद होकर रह गए। वहीं जो तेज़ हवाएं थी उससे जो आम पेड़ थे वो भी सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात अवरुद्ध हुआ। कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे जो है बिजली महकमा है वहाँ भी कई जगह जो लाइट है वो प्रभावित हुई है। यदि आज की बात करें तो कुल मिलाकर प्रशासन के लिए काफ़ी दिक्कत भरा रहा। यहाँ जो बिजली महकमा था, चाहे निगम था, सभी लोग अपने काम में जुड़ते दिखे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फतेहाबाद के गांव भिरड़ाना में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा और घर से शराब निकालने की चलती भट्टी सहित एक आरोपी को काबू किया। घर में शराब की भट्टी को अंडरग्राउंड फिट किया हुआ था। सीएम फ्लाइंग टीम को मौके से 60 लीटर शराब बरामद हुई। महेंद्रगढ़ के पुलिस अधीक्षक के गठित स्पेशल स्टाफ ने चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये गिरोह गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों को निशाना बनाकर उसमें रखे सामान को चुराता था। स्पेशल टीम ने मामले की जांच शुरू की तो गिरोह के 2 लोगों को धर दबोचा, जिन्होंने अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में कई वारदातों को अंजाम दिया था। पानीपत में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। आवारा कुत्तों ने बिशन स्वरूप कॉलोनी में हरियाणा पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिस के एसआई को अपना शिकार बनाया और उन पर हमला किया। पीड़ित ने कहा कि उसका पड़ोसी आवारा कुत्तों को पालता है और उन्हें कई तरह के संवेदनशील पदार्थ खिलाता है, जिसके चलते वो लोगों पर हमला करते हैं। पहले भी सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं। अंबाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर स्वर्ण जयंती द्वार के पास प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 6 बस सवार यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों ने बताया कि बस पीपली से अंबाला शहर की तरफ आ रही थी। बस का कोई पार्ट टूटने या टायर फटने से अनियंत्रित हो गई, जिससे वो डिवाइडर से जा टकराई। मेवात में लगभग 15 लाख से ज्यादा की आबादी, जिसमें से लगभग 18 से ऊपर के लगभग 10 लाख लोगों को कोरोना की डोज लगानी जानी है और इसमें से करीब 1,93,543 लोगों को 6 सितंबर तक पहली डोज लग चुकी है और दूसरी 36,584 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। मेवात में पिछले कुछ महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार 2 गुना की वृद्धि हुई है। अब तक कुल मिलाकर 2,30,127 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा है कि लोग धीरे धीरे वैक्सीन को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ग्यारह सितंबर को चरखी दादरी में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सीजीएम शिखा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के लिए 3 कमेटियों का गठन किया गया है। लोक अदालत में चेक से जुड़े मोटर वाहन दुर्घटना मामले, बिजली चोरी और घरेलू मामले सुलझाए जाएंगे। लोक अदालत कोरोना नियमों के तहत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लगाई जाएगी।
तो फिलहाल 22 जिलों की 22 खबरों में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।